बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर E2 एलिमिनेशन किस तरह से होती हैं। तो एक लाजमी शर्त जो है वो E2 एलिमिनेशंस की साइक्लोहेक्सेन के लिए वो ये है कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हैलोजन बॉन्ड ये दोनों जो हैं वो एक्सियल होने चाहिए, क्योंकि पीछे हमने ये वाली बात सीख ली कि जो लाजमी शर्त है E2 एलिमिनेशंस के लिए वो ये है कि कन्फर्मेशन जो है वो एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए, क्योंकि इसी सूरत जो है वो कार्बन हैलोजन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के प्लेनर होंगे। और ये मैं उन दो बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ जिनके बाद में ओवरलैपिंग से नया पाई बॉन्ड जो है वो डेवलप होता है। तो अगर जो है सब्स्टिट्यूएंट है यानी एक्स हैलोजन जो है अगर ये एक्वाटोरियल पोजीशन पे मौजूद हो तो उस सूरत E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अगर एक्वाटोरियल पोजीशन पे हैलोजन जो है वो मौजूद होगा तो उसके पैरेलल सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा जिसका एज सच एलिमिनेशन के अंदर कोई रोल नहीं है। मसलन यहाँ पे मैंने एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड जो है वो ली हुई है साइक्लोहेक्सेन की। तो इसमें आप देखें कि जो पहली कन्फर्मेशन है उसमें एक्स जो है वो एक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर मौजूद है, और हम ये वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इसके अंदर E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पैरेलल सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये वाले वो बॉन्ड हैं जिनका एक्चुअली एलिमिनेशन के अंदर कोई रोल नहीं है। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये एक्स जो है वो एक्वाटोरियल पोजीशन पे मौजूद है और इसके पैरेलल सिर्फ ये दो बॉन्ड हैं, यानी ये दोनों जो हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, इसलिए यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जो इसकी दूसरी कन्फर्मेशन है जो अगरचे लेस स्टेबल है, वहाँ पे आप देखें कि एक्स जो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद है उसके पैरेलल दो हाइड्रोजन है बीटा पोजीशन पे, जिनको बेस जो है वो खींच के एक नया पाई बॉन्ड जो है वो बन सकता है। अगरचे ये वाली कन्फर्मेशन जो है वो लेस स्टेबल है, ये उतनी स्टेबल नहीं है जितनी कि वो वाली कन्फर्मेशन है जिसमें एक्स जो है वो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद होगा। तो डेफिनेटली इसकी प्रपोर्शन जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर वो भी कम होगी, लेकिन जितनी भी रेशो इसकी होगी वो फाइनली प्रोडक्ट में बदल जाएगी और पीछे से मज़ीद कुछ कन्फर्मेशन वो वाली जिसमें एक्स जो है वो एक्वाटोरियल पोजीशन पे मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसी कन्फर्मेशन में, जिससे मज़ीद जो है वो प्रोडक्ट बनती जाएगी। और इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये वाला है जिसमें एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया, और ये जो प्रोडक्ट फाइनल है ये सिर्फ इस कन्फर्मेशन से बनेगी जिसमें एक्स जो है वो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद है। तो ये आप यहाँ पे याद रखें कि ये लाजमी शर्त है E2 एलिमिनेशन के लिए कि CX और CH बॉन्ड जो हैं इनको एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि इसी सूरत कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हैलोजन जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अदरवाइज़ ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों जो हैं वो अल्काइल हैलाइड हैं और इसमें 6 कॉर्नर रिंग जो है वो नज़र आ रही है आपको, और ये जो दोनों स्टार्टिंग मटेरियल हैं जो हैलाइड्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे के डायास्टीरियोमर हैं। अगर आप गौर करें तो ये वाली बात समझ सकते हैं कि दोनों स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद हैं और उनमें से एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के ऊपर जो है वो कन्फिगरेशन डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर पहले में आप देखें कि जो क्लोराइड है वो बैकवर्ड लगा हुआ है, जबकि दूसरे स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जो है वो क्लोराइड फ्रंटवर्ड लगा हुआ है। सो दोनों सब्सटेंट को हमने नाम दे दिया, यानी पहले स्टार्टिंग मटेरियल को हमने ए कह दिया और दूसरे स्टार्टिंग मटेरियल को हमने बी कह दिया। अब इनके ऊपर हम जब एलिमिनेशन करवाते हैं तो हमने कंडीशन जो है वो वेरी मच सिमिलर रखी हैं, यानी दोनों केसेस में हमने रिएक्शन जो करवाया सोडियम एथोक्साइड बेस के साथ करवाया है, यानी सेम बेस जो है वो हम दोनों केसेस में यूज़ करें। लेकिन रिज़ल्ट जो हैं आर क्वाइट एस्टोनिशिंग, यानी रिज़ल्ट दोनों केसेस में आप देखें कि काफ़ी जो है वो डिफरेंस है। मसलन जो पहला स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें आप देखें कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रही हैं और ये दोनों जो है वो 1:3 के रेशो में बन रही हैं। आप गौर करें कि अगर हम इस स्टार्टिंग मटेरियल की बात करते हैं जो प्रोडक्ट जो हैं वो एक से ज़्यादा बनती हैं और ये 1:3 की रेशो में बन रही हैं। अगर आप डायास्टीरियोमर बी की बात करें तो उसमें एक्सक्लूसिवली एक ही प्रोडक्ट बनती है, ये वाली। अब हम कुछ रीज़न जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से दोनों में प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा जो हैं वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिफरेंट आ रही हैं, हालांकि कंडीशंस जो हैं वो हमने एक ही रखी हैं। और एक बात आप और नोट करें कि जो डायास्टीरियोमर बी है इट अंडरगोस एलिमिनेशन 250 टाइम्स स्लोअर दैन डायास्टीरियोमर ए। इसकी रीज़न जो है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। अब आप गौर करें कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो किस तरह का पॉसिबल है। ज़ाहिर है E2 एलिमिनेशन होगी और इसको समझने के लिए ज़ाहिर है हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम चेयर कन्फर्मेशन इसकी जो है वो ड्रा कर लेते हैं, वहाँ से हमें समझने में जो है वो आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम जो डायास्टीरियोमर ए है उसकी चेयर कन्फर्मेशन जो है मैंने ड्रा की हुई है, आप इस पर गौर करें।
ये वाली जो कन्फर्मेशन है इस पर आप गौर करें, ये डायस्टीरियोमर ए की ऊपर वाली जो है कन्फर्मेशन, मैं दोबारा से इसको ड्रा करता हूँ। दिस वन, ये वाली कन्फर्मेशन जो है ये डायस्टीरियोमर ए की है। इसमें आप देखें कि जो क्लोराइड है वो किस पोजीशन पे है, वो एक्वाटोरियल पोजीशन पे है। अगर क्लोराइड एक्वाटोरियल पोजीशन पे होगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो रिएक्शन होगा नहीं, ये वाली बात आप लोगों को समझ है कि ये लाजमी शर्त है E2 एलिमिनेशन के लिए कि जो क्लोराइड है उसको एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। सो हमने रिंग को जो है वो एक दफ़ा से फ्लिप करवा लिया और अब ये आपके पास जो है वो रिंग बन गई। अगरचे ये रेशो में कम होगी, रेशो में भी इनफैक्ट ये ज़्यादा होगी, आप देखें, क्योंकि एक से ज़्यादा सब्सटेंट यहाँ पे मौजूद हैं और इन सब्सटीट्यूएंट में से जो सबसे हैवी यानी बल्कि सब्सटेंट है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और जो सेकंड कन्फर्मेशन है जिसको अब रेड आपको नज़र आ रही है, उसमें जो बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो एक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर मौजूद है और जो मिथाइल ग्रुप है वो भी एक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। सिर्फ एक जो सब्सटीट्यूएंट क्लोराइड है वो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद है। यानी ये वाली कन्फर्मेशन जो अभी रेड आपको नज़र आ रही है ये इस वजह से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें जो टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सेन पे लगे हुए हैं, उनमें से एक जो सबसे बल्कि ग्रुप है वो वाला और मिथाइल, ये दोनों जो हैं वो एक्वाटोरियल पोजीशन पे मौजूद हैं और ज़ाहिर से जो डाईएक्सियल 1,3 डाईएक्सियल रिलेशन है वो नहीं होगा यहाँ पे, और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोराइड जो है वो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद है। अब एक्चुअल जो रिएक्शन होगा बीटा एलिमिनेशन ज़ाहिर है वो इसी जगह पे होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि कार्बन जो क्लोराइड बॉन्ड है यहाँ पे उसके पैरेलल 2 हाइड्रोजन है जो कि एलिमिनेट हो सकते हैं इस रिएक्शन में, यानी एक ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला और एक ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो अभी एलिमिनेट हो सकते हैं। यानी जो अल्कोक्साइड आयन है इस केस में हम इथॉक्साइड की बात कर रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन खींच सकता है। तो एक हाइड्रोजन अगर ये खींचेगा तो डबल बॉन्ड जो है वो इस जगह पे डेवलप होगा, यहाँ पे नया डबल बॉन्ड जो है वो बनेगा। और अगर ये वाला हाइड्रोजन अगर जाएगा दिस वन, तो जो नया डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे जो है वो डेवलप होगा। सो इस केस में 2 प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगी, ये 2 प्रोडक्ट्स आपके पास जो हैं वो फॉर्म होंगी। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि हमने सिंपली जो है वो ये किया है कि ये जो डायस्टीरियोमर है, ये वाला जो डायस्टीरियोमर है, हमने इसकी चेयर कन्फर्मेशन जो है वो ड्रा कर ली और हमें चेयर कन्फर्मेशन एक्चुअली वो वाली चाहिए जिसमें कार्बन जो क्लोराइड है लिविंग ग्रुप वो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद हो, और ये वाली कन्फर्मेशन जो है वो दिस वन है। अभी ये वाली कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल भी है जस्ट बिकॉज कि इसमें जो बल्कि ग्रुप है एक वो और एक मिथाइल, दोनों जो हैं वो एक्वाटोरियल पोजीशन पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से डाईएक्सियल रिलेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब जो सीसीएल बॉन्ड है उसके पैरेलल 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि खींचे जा सकते हैं, जिनको बेस जो है वो रिमूव करवा सकता है। तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगी और दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब हम दूसरे डायस्टीरियोमर की बात कर लेते हैं। ये उसको मैंने ड्रा किया हुआ है, ये जो डायस्टीरियोमर मैंने ड्रा किया हुआ है इसमें जो तीनों सब्सटेंट हैं यानी आइसोप्रोपाइल, क्लोराइड और मिथाइल, ये तीनों जो हैं वो एक्वाटोरियल पोजीशन पे जो है वो मौजूद है। इसका मतलब कि ये वाली जो कन्फर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इस कन्फर्मेशन में एलिमिनेशन नहीं होगी क्योंकि जो कार्बन क्लोराइड बॉन्ड है वो एक्वाटोरियल पोजीशन पे मौजूद है और आपको पता है कि रिएक्शन तभी होगा जब कार्बन क्लोराइड जो है वो एक्सियल पोजीशन पे हो। सो हमने रिंग को जो है वो फ्लिप करवा लिया, तो अब आपके पास जो है वो ये वाली कन्फर्मेशन बन जाएगी। अगरचे ये कम स्टेबल है, कम स्टेबल इस सेंस में है कि इसमें अब तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद हैं। तो अब पहला आंसर तो आपको यहाँ से मिल गया कि ये जो दूसरा डायस्टीरियोमर है ये 250 टाइम्स स्लोअर जो है वो रिएक्शन अंडरगो क्यों करता है, क्योंकि जिस कन्फर्मेशन में यहाँ पे एलिमिनेशन होनी है वो डायस्टीरियोमर ए की उस कन्फर्मेशन में जिससे एलिमिनेशन होनी है उससे बहुत कम जो है ये स्टेबल है। अब ऊपर वाले में तो हमने ये देखा था पहले डायस्टीरियोमर में कि ये वाली कन्फर्मेशन जिस पे एक्चुअली एलिमिनेशन होगी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेबल है, लेकिन डायस्टीरियोमर बी के केस में वो कन्फर्मेशन जहाँ से एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन होना है वो चूँकि बहुत कम स्टेबल है, सो दैट्स वाई कि इसका रिएक्शन जो है वो भी स्लोअर होगा। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि जो डायस्टीरियोमर बी है वो स्लोली जो है वो क्यों एलिमिनेशन अंडरगो करता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यानी एक ही प्रोडक्ट इस केस में क्यों बनी, हालांकि पिछला केस जो है उसमें 2 मुमकिन जो हैं वो डबल बॉन्ड बन सकते थे और 2 प्रोडक्ट जो हैं वो जिनकी हमने पीछे बात कर ली, एक जो है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड और एक जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनी। अब यहाँ पे आप देखें कि अब जहाँ से जो है वो एलिमिनेशन होनी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब इसके नेबर में सिर्फ एक ही कार्बन हाइड्रोजन ऐसा है जो इसके जो है वो पैरेलल है, यानी यही वाला।
लेकिन जो दूसरी तरफ है, यानी इस तरफ जहाँ पे पहले हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। सो यहाँ पे अब कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अब ऐसा है जो इसके पैरेलल पोजीशन पे इसके नेबरिंग कार्बन में है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक बन सकती है। यानी पिछले रिएक्शन में हमने बात की थी कि 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ऐसे हैं जो कि रिमूव हो सकते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ यही एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसको अल्कोक्साइड आयन, यानी इस केस में इथॉक्साइड जो है वो रिमूव करवा सकता है। सो एक ही प्रोडक्ट, यानी दिस वन एक्सक्लूसिवली फॉर्म होती है ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर। अब हम जो वाइनल हेलाइड्स हैं उनके अंदर E2 एलिमिनेशन की बात करेंगे। जो आपको स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देखें कि ये एक वाइनल हेलाइड है। तो जो बेस इस केस में हमने यूज़ किया हुआ है वो हमने लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड यूज़ किया हुआ है। LDA जो है ये स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस है, और स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस जो है इनके मतलब आप लोगों को पता है कि ये E2 एलिमिनेशंस के लिए जो हैं वो बहुत सूटेबल जो हैं वो बेस होते हैं। LDA बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, सॉरी, जिसके साथ 2 दफ़ा जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये नाइट्रोजन जो है देन लिथियम के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग जो है बेस है एक तो, और दूसरा जो है वो बल्कि बेस है, यानी जो नाइट्रोजन के ऊपर जो दोनों सब्सटेंट लगे हुए हैं वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं। दैट्स वाई कि स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस है। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस जो है ये रिक्वायरमेंट होती है E2 एलिमिनेशन के लिए, यानी ये सूटेबल जो है वो बेसिस हैं E2 एलिमिनेशन के लिए। सो हमने विनाइल हेलाइड जो यहाँ पर यूज़ किया है, इसमें जब LDA के साथ इसको जो है वो रिएक्शन हम करवाते हैं तो प्रोडक्ट जो इस केस में बनेगी वो अल्काइन बनेगी। सो ये एक यूज़फुल रिएक्शन है अल्काइंस बनाने के लिए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम विनाइल हेलाइड्स अगर हम E2 एलिमिनेशन करवाते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके पास जो है वो अल्काइन बनेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो वाइनल हेलाइड है इसमें 2 पॉसिबल कन्फर्मेशन है, यानी Z कन्फर्मेशन और E कन्फर्मेशन इसमें पॉसिबल है। अब क्या ये दोनों कन्फर्मेशन जो हैं इनका रिएक्शन जो है वो बराबर होता है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या वो बराबर होता है, या एक जो है वो ज़्यादा स्पीडी जो है वो रिएक्शन अंडरगो करता है, दूसरे में रिएक्शन जो है वो कम स्पीड से जो है वो होता है। इस बात को हम देख लेते हैं पहले। तो जो पहली कन्फर्मेशन है, यानी जो Z कन्फर्मेशन है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो Z कन्फर्मेशन में आप देखें कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड जो है ये एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हैं, और आपको पता है कि ये मोस्ट फेवर्ड कन्फर्मेशन होती है जहाँ से रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। जबकि जो E कन्फर्मेशन है इसमें E कन्फर्मेशन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड जो है ये एक दूसरे के ये सिन पेरिप्लेनर है। अगर यहाँ पे ये सही तरह से ड्रा नहीं किया हुआ है, मैं इसको दोबारा से जो है वो ड्रा कर देता हूँ। तो यानी ये ब्रोमाइड जो है इसको इस तरह से है, मैं दोबारा से इसको ड्रा कर देता हूँ। ये R2, सॉरी मैं इसको साइड पे करके ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये R2, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमाइड जो है ये यहाँ पे होगा, और ये R1। अब ये वाली कन्फर्मेशन जो सिन पेरिप्लेनर है जिसमें ब्रोमाइड और हाइड्रोजन जो हैं ये एक दूसरे के सिन पेरिप्लेनर हैं, ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये कन्फर्मेशन ठीक नहीं ड्रा की हुई कन्फर्मेशन, इसको दोबारा से जो है वो ड्रा कर लें। यानी ड्रा करते हुए बस थोड़ा सा ये देख लें आप कि ये ब्रोमाइड ये जो यहाँ पे है इसको आपने R1 की जगह पे ड्रा कर देना, इन दोनों को जो है वो एक्सचेंज कर लें तो ये E कन्फर्मेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे भी गच्चे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये सिन पेरिप्लेनर हैं, और सिन पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन उतनी ज़्यादा जो है वो फेवर्ड नहीं होती E2 एलिमिनेशन की जितनी जो है वो एंटी पेरिप्लेनर होती है। सो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो Z कन्फर्मेशन जो है वो ज़्यादा स्पीड से अंडरगो करेगी। अब ये इंटरेस्टिंग आगे एग्जांपल जो नज़र आ रही है आपको, इसमें हम एक डाईब्रोमाइड से जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, और डाईब्रोमाइड जो है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद 3 एक्विवेलेंट्स ऑफ LDA या लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलमाइड जो बेस है। तो जो अल्काइन है उसका लिथियम डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है।
तो ये किस तरह से हुआ, ये सारा कुछ ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो डाइब्रोमाइड है उसको पहला एक्विवेलेंट जब एलडीए का वो रिएक्ट करेगा उसके साथ, ये जो डाइब्रोमाइड है, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो विनाइलिक ब्रोमाइड ये वाली जो है वो फॉर्म होगी। अब यहाँ पे ज़ाहिर है बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो फर्दर जो है वो रिएक्शन होगा तो ये आपके पास जो है वो अल्काइन बनेगी। यानी हमने स्टार्ट किया डाइब्रोमाइड से, डाइब्रोमाइड में बीटा एलिमिनेशन हुई तो विनाइलिक ब्रोमाइड फॉर्म हुई, विनाइलिक ब्रोमाइड को एक और एक्विवेलेंट ऑफ एलडीए के साथ उसने रिएक्ट किया तो हमारे पास बन गई अल्काइन। अब अल्काइंस के मुतल्लिक आप लोगों को पता है कि अगर ये टर्मिनल अल्काइन है तो इसका हाइड्रोजन जो है ये बड़ा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मैं रिपीट करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, टर्मिनल अल्काइंस यानी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड पे होता है, टर्मिनल अल्काइंस में जो हाइड्रोजन होता है ये बड़ा एसिडिक होता है। सो फाइनल जो एक्विवेलेंट है एलडीए का, जो तीसरा एक्विवेलेंट है, वो यहाँ से टर्मिनल अल्काइन से प्रोटॉन पिक करता है, जिसके नतीजे में ये आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनती है। यानी ये लिथियम डेरिवेटिव है इसका अल्काइन का, और ये एसिडिक स्पीशी है और इसको फर्दर जो है वो यूज़ करवाया जा सकता है डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। तो इस तरह से यूज़फुली हम यूज़ कर सकते हैं विनाइल हैलाइड्स के अंदर E2 एलिमिनेशंस को। अब हम जो E2 रिएक्शंस हैं इनकी कुछ रेडियो सेलेक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होती है इसके मुतालिक आप लोगों को पता है कि ये इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, क्या वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनेगा या लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म होगी। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक जो टर्शी अल्काइल अल्कोहल है उसको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक जो टर्शी अल्काइल हैलाइड है उसको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया हुआ है। और कुछ कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। मसलन पहला रिएक्शन जो है उसमें हमने एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाया हुआ है हाई टेम्परेचर के ऊपर, जबकि दूसरे रिएक्शन के अंदर हमने बहुत बल्कि बेस जो है वो यूज़ किया हुआ है रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों केसेस में डिफरेंट है। यानी जो पहला केस है उसमें प्रोडक्ट जो बन रही है वो आप देखें कि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि दूसरे रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ है इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन कंडीशंस हैं ये आपको ये वाली बात क्लियर कर देंगी कि ऐसा क्यों है। मसलन सबसे पहले जो दूसरा रिएक्शन है पहले हम उसमें देख लेते हैं कि क्या सीन हुआ है। तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए जो बेटर वे है वो ये वाला है कि हम इसकी चेयर कन्फर्मेशन जो एक्चुअल कन्फर्मेशन होती है वो ड्रा कर लें। तो नीचे ये जो स्टार्टिंग मटीरियल है इसकी चेयर कन्फर्मेशन यहाँ पे ड्रा की हुई है। अब इसमें आप देखें कि जो क्लोराइड है वो एक्सियल पोजीशन पे मौजूद है, वो हमने पीछे बात कर ली कि क्लोराइड को एक्सियल पोजीशन पे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप नोट करें कि इस क्लोराइड के जो पैरेलल हाइड्रोजन है वो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऐसे हैं। यानी अगर आप गौर करें तो ज़ाहिर है एक तो वो हाइड्रोजन है जो साइड चेन मिथाइल ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा और भी हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इसके पैरेलल हैं। यानी इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो भी, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो भी। तो 3 हाइड्रोजन बेसिकली ऐसे हैं जो कि यहाँ से रिमूव करवा सकता है बेस। लेकिन हम बल्कि बेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और बल्कीनेस बेस की जो है वो मेक श्योर करती है कि हाइड्रोजन वहाँ से जो है वो निकले जहाँ से बल्कीनेस कम है, यानी जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है। सो वो कार्बन जो रिंग का हिस्सा है, चेन का हिस्सा है, वहाँ पे डेफिनेटली बल्कीनेस जो है वो ज़्यादा होगी, और जो साइड चेन मिथाइल ग्रुप है वहाँ पे बल्कीनेस जो है वो कम होगी। सो बेस के लिए प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक जो है वो वाले हाइड्रोजन है वो जो साइड चेन के मिथाइल ग्रुप के साथ लगे हुए हैं। सो जब साइड चेन के मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो प्रोडक्ट जो है वो ये वाली बनेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला लें तो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऐसे हैं बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए जो रिमूव हो सकते हैं। मैंने बात कर ली कि उनमें से वो हाइड्रोजन है जो साइड चेन मिथाइल के साथ लगे हुए हैं, और 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि रिंग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि हम बल्कि बेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आप देखें कि ये बेस जो है वो चूँकि बल्कि है, तो रिंग के हाइड्रोजन रिमूव होना जो है वो एज सच पॉसिबल नहीं है। यानी रिंग का ये हाइड्रोजन निकल सकता है, ये निकल सकता है, लेकिन बेस की जो बल्कीनेस है वो मेक श्योर करती है कि वो हाइड्रोजन निकले जो कि साइड चेन का है, मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। जो रिंग के अंदर वाले हाइड्रोजन्स हैं उनका निकलना जो है इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो प्रोडक्ट जो बनती है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है। अब जहाँ तक बात है इस स्टार्टिंग मटेरियल की, तो इस पर आप गौर करें कि जो कंडीशंस हैं वो एक्चुअली सूट करती हैं E1 एलिमिनेशन को, यानी रिएक्शन जो है इज़ बीइंग कैरिड आउट अंडर एसिडिक कंडीशन।
सो पहले जो है वो प्रोटोनेशन होगी अल्कोहल की, वाटर जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद बनेगा कार्बोकेटाइन, और फिर कार्बोकेटाइन में हम ये वाली बात करते हैं कि जो फेवर्ड प्रोडक्ट होती है वो वाली होती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है, और पीछे हमने यही वाली बात की कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इवन एलिमिनेशंस में, इसलिए वही वाली प्रोडक्ट जो है वो बनती है। सो ये ऊपर वाली दोनों एग्जांपल जो हैं वो एक्चुअली ये वाली बात एक्सप्लेन कर रही हैं कि कंडीशंस चेंज करके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसी हिसाब से आती हैं कि किस तरह के कंडीशन के अंडर जो है वो रिएक्शन अंडरगो हो रहा है। मसलन इससे नीचे वाली आप रिएक्शन देखें जिसमें हमने एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है इसको यूज़ किया हुआ है इसकी एलिमिनेशन, और दोनों तरफ जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, दोनों दफ़ा जो है वो कंडीशंस डिफरेंट है। फर्स्ट राइट साइड पे जो प्रोडक्ट हैं हमने बेस जो यूज़ किया हुआ है वो सोडियम मेथॉक्साइड यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत बल्कि बेस नहीं है। तो चूँकि बेस हम जो है वो कम बल्कि यूज़ कर रहे हैं, सो जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। आप देखें कि जो 69% प्रोडक्ट वो आ रही है जहाँ पे सब्सटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो हमने अब बेस यूज़ किया है टर्शी बुटॉक्साइड जो है ये चूँकि बल्कि बेस है, तो अब मेजर प्रोडक्ट जो है वो वाली है जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। सो ये रेडियो सिलेक्टिविटी है E2 एलिमिनेशंस के अंदर कि जो मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सी बनेगी। तो यहाँ पे ये आप बात समझ लें कि अगर तो हम बेस जो है वो बल्कि यूज़ कर रहे हैं तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बनेगी, और अगर हम बेस जो है वो लेस बल्कि जो है वो यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्टारिक हिंडेंस कम है तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट